ओके सो आज अपना टॉपिक है CLL मतलब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। बात करते हैं। ठीक है, तो अपने को CLL एक डॉक्टर के अप्रोच से देखना है ना, कि दो अप्रोच होती है चीज़ों को देखने की। एक अप्रोच होती है कि अपन उसकी थियोरेटिकल नॉलेज देख ले। एक अप्रोच होती है कि जब अपने को बेसिक थ्योरी पता है तब उसको अपन एक एक डायग्नोस्टिक व्यू से देखें कि इसको ट्रीट कैसे करें, इसको मैं जानूंगा कैसे अगर कोई पेशेंट मेरे पास आएगा। तो एंड में मैं आपको उसका डायग्नोस्टिक भी दूंगा, बट उसके पहले एक अपने को बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि बेसिक थ्योरी क्या है। चलो तो शुरू करते हैं कि CLL नाम से उठाएंगे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा हो सकता है। तो उसके पहले अपने को पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया एक ल्यूकेमिया बोल दो मिल्क और बटर, है ना डॉक्टर ने जी। ठीक है, मिल्क और बटर का डिफरेंस है ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का, कि ल्यूकेमिया एक डिफ्यूज्ड ग्रोथ है, यानी कि जैसे मिल्क डालते हैं तो फैल जाता है, वैसे डिफ्यूज्ड ग्रोथ है, वो फैल जाएगा इधर उधर। और वहीं एक फोकल लीजन है अगर, तो उसको लिम्फोमा बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ल्यूकेमिया कैन इवॉल्व टू लिम्फोमा एंड लिम्फोमा कैन ब्रेक इनटू ल्यूकेमिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्रोनिक अगर शब्द आ गया है तो इधर क्रोनिक का क्या मतलब है? क्रोनिक का ये मतलब है कि इसका रैपिड ऑनसेट नहीं है, यानी कि कोई ऐसे सेल में दिक्कत है जिसके कारण अपने को इमीडिएट क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं मिल रहे। तो जब अपन देखते हैं मैच्योरेशन देखते हैं अपन हेमाटोपोइसिस में, तो कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पे उसके भी पहले से उठाना है अगर, तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होती थी, वो डिवाइड होती थी। ठीक है, वो किस में डिवाइड होती थी? वो माइलॉइड स्टेम सेल में डिवाइड होती थी। माइलॉइड स्टेम सेल इवेंचुअली इंडिविजुअल कमिटेड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अब वो एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए कमिट हो चुकी है। जैसे कि अब इसको बनाना है B सेल, इसको बनाना है अपना T सेल, इसको बनाना है N के सेल। बीच में एक दो इंटरमीडिएट्स आएंगे, ठीक है, और इवेंचुअली अपना B सेल बन जाएगा, जैसे कि प्रो B सेल, प्री B सेल और B सेल नाइव। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अगर क्रोनिक है इसका मतलब कि इसका जो ग्रोथ है वो स्लो है, यानी कि कौन से सेल में हो रहा होगा। तो अपने को डिफरेंस पता है। अगर एक इनमें से रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल कौन सा होता है? इनमें से रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स ऑफ कोर्स स्टेम सेल्स रहते हैं, उसके प्रिकर्सर सेल्स रहेंगे, बड़े रहेंगे, उसका न्यूक्लियस खुला होगा क्योंकि उसको रेप्लिकेशन करना है, तो बस। बट क्रोनिक है, यानी कि लिम्फोसाइट्स में दिक्कत होगी। लिम्फोसाइट्स छोटे होते हैं, उनका रेप्लिकेशन, उनकी प्रोलिफरेटिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो यहाँ दिक्कत है। आगे देखते हैं कि दिक्कत क्या है। अपन देखेंगे कि ऐसे कौन से म्यूटेशंस हैं जिनके कारण अपन ने अभी तक ये देख लिया है कि कहाँ पे दिक्कत है। अब देखना है कि दिक्कत क्या है कि हुआ कुछ भी नहीं, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी कि कोई लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रहा है। बस एक अप्रोच दिमाग में रहेगी कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो अपने को सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ल्यूकेमियाज में मोस्ट कॉमनली जो होता है वो जो न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है वो दिखती है अपने को। तो क्या एबनॉर्मलिटीज अपने को CLL में दिखती है? ये दिखती है अपने को
कि 11वां 13वां और 17वां क्रोमोसोम का अपने को डिलीशन मिलता है और वहीं पे ट्राइसोम में मिलती है अपने को 12th क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि इन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, इन स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज के कारण कुछ ना कुछ म्यूटेशंस आए हैं। इन म्यूटेशंस के कारण इवेंचुअली अपने जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन कैपेसिटी बढ़ गई है, वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं। और जैसे कि अपने को हॉलमार्क्स पता है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा कर रहे हैं बिना कोई सिग्नल के, साथ ही साथ उनका एपोप्टोसिस भी नहीं हो रहा है। जो सेल डेथ होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि इन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज के कारण कैसे हो रहा है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 13th क्यू का, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है। ऐसा क्या होता है 13th क्यू में कि अगर ये मेरा क्रोमोसोम है, अगर ये मेरा क्रोमोसोम है, इसके ये यहाँ पे 2 माइक्रो आरएनएस होते हैं जनरली इस क्यू सेगमेंट पे। इस सेगमेंट में 13th क्रोमोसोम के 2 माइक्रो आरएनएस रहते हैं और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन रहता है। अब सवाल उठता है, अगर डिलीशन हो जाए इस जीन का, अगर डिलीशन हो जाए इस ट्यूमर सप्रेसर जीन का, तो क्या होगा? क्या होगा कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन गायब हो गया है इस क्रोमोसोम से, साथ ही साथ 2 माइक्रो आरएनए गायब हो गए। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? माइक्रो आरएनए का ये फंक्शन था कि माइक्रो आरएनए नेगेटिव रेगुलेटर्स थे। किसके लिए? BCL2 के लिए। BCL2 क्या है? एक एंटी एपोप्टोटिक जीन है। यानी कि अगर मेरे 2 माइक्रो आरएनए गायब हो जाए तो ये नेगेटिव रेगुलेशन हट जाएगा, जिसके कारण BCL2 बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा एपोप्टोसिस होगा ही नहीं। तो ये 2 फीचर्स क्या कर रहे हैं? इवेंचुअली एक ही चीज पे ला रहे, प्रोलिफरेशन बढ़ रही है और एपोप्टोसिस नहीं हो रही। और भी ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी म्यूटेशंस होते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल होता है कि अपने गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस इन NOTCH1। ये जीन तुमने सुना होगा ALL में। अभी जब ALL पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा मैं कि स्पेसिफिक TALL जो होता है उसमें अपने को NOTCH1 म्यूटेशन मिलता है। NOTCH1 क्या है? NOTCH1 एक ऐसा जीन है जो कि प्रोलिफरेशन कराता है। सिंपल सी बात याद रखिए, ठीक है, जो कि प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन करा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक खास बात होती है इन CLL में जो लिम्फोसाइट्स होती है, इन लोगों की एक खास बात होती है कि ये जो ग्रो करती है ये कन्फाइंड प्रोलिफरेशन सेंटर्स में ग्रो करती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इनको प्रॉपर न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए, इनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इनके प्रॉपर प्रोलिफरेशन के लिए, इनके म्यूटेशंस के साथ साथ इनका जो रिलेशन है, इनके जो स्ट्रोमल सेल्स के साथ जो सिग्नल्स मेंटेन कर रहे हैं वो भी बहुत नेसेसरी है। यानी कि ऐसे प्रोलिफरेशन सेंटर्स होते हैं, उन प्रोलिफरेशन सेंटर्स में स्ट्रोमल सेल्स होती है। वो स्ट्रोमल सेल्स क्या कर रही होती है? वो स्ट्रोमल सेल्स सिग्नल्स भेज रही होती है लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रही होती है। किस चीज़ के लिए? प्रोलिफरेशन के लिए। यानी कि ऐसे कौन से सिग्नल्स भेज रही होती है कि अगर ये स्ट्रोमल सेल है और इसको माने ये अपना लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट, ठीक। यानी कि क्या हो रहा है?
यानी कि ये हो रहा है कि ये स्ट्रोमल सेल्स ऐसे सिग्नल्स भेज रही है जिसके कारण ये उसका प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रहा है। अब सवाल उठता है कौन से सिग्नल्स भेज रही है। देख, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है NF के बीटा। NF के बीटा का काफ़ी बड़ा रोल है एंटी एपोप्टोटिक, प्रोलिफरेशन, इन सब में। यानी कि अगर किसी कारण से मैं NF के बीटा को बढ़ा दूँ तो क्या होगा कि मेरा जो गोल है इंक्रीज प्रोलिफरेशन और डिक्रीज एपोप्टोसिस और एक तरह से न्यूप्लास्टिक ग्रोथ में एड करने के लिए वो काम हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये सिग्नल्स भेज रहे हैं। सवाल उठते हैं कौन से सिग्नल्स भेज रहे हैं। तो उसको ठीक है, सही था, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं जिसके कारण NF के बीटा अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है, फर्दर प्रोलिफरेशन, एंटीएपोप्टोटिक इफेक्ट्स दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपने बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, अपने को पता है यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। ये बी सेल रिसेप्टर्स में क्या होता है कि ये बी सेल रिसेप्टर्स इवेंचुअली फर्दर सिग्नल्स भेजते हैं अपना NF के बीटा को, MYC को, जिसके कारण प्रोलिफरेशन, वॉर्बर्ग इफेक्ट्स, ये सब हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर अपने को देखते हैं, है ना। एक और जीन होता है यहाँ पे BTK, ब्रूटोन्स टायरोसिन काइनेस। ये जीन बहुत, ये पाथवे, ये ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल पाथवे बहुत इम्पॉर्टेंट है बी सेल के मैच्योरेशन के लिए। तो अगर किसी कारण से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए तो क्या होगा, इसका प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन बढ़ जाएगा, बात ही खत्म होगी, है ना। ये सब तो देख लिया, अपने को काफ़ी नॉलेज आ गई है कि पैथोजेनेसिस क्या है, कौन से सेल्स में दिख रहे हैं। अपन ने देखा कि लिम्फोसाइट्स में दिख रहे हैं, है ना। लिम्फोसाइट्स में भी कौन से सेल्स में हुआ क्या कि जब अपन ने इनकी स्टडी किया, इनकी जेनेटिक स्टडी की इनकी, इन सेल्स की, तो पता चला कि कुछ सेल्स में अपने को आईजी जीन्स जो है उसमें अपने को सोमैटिक हाइपर म्यूटेशंस मिल रहे हैं। अपने को जीन रीअरेंजमेंट, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशंस मिल रहे हैं। यानी कि ये टेल साइन होते हैं कि कहीं ना कहीं पोस्ट जर्मिनल बी सेल्स है, यानी कि इनका मैच्योरेशन हो चुका है जर्मिनल सेंटर्स में। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि दो ओरिजिन निकले, या तो नाइफ बी सेल्स हो सकते हैं, या तो पोस्ट जर्मिनल बी सेल्स या जर्मिनल बी सेल्स हो सकते हैं। एक और सवाल उठता है कि एक ऑब्जर्वेशन है कि जिन सेल्स में सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नहीं है, यानी कि जिन कैंसर्स में अपने को, जिन न्यूप्लास्टिक सेल्स में अपने को सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नहीं दिख रहा है, वो ज़्यादा एग्रेसिव है, उनका कोर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। रीज़न नहीं पता, बट इट्स अ फैक्ट। Maybe because they are naive B cells, उनके अंदर अभी कैपेसिटी है प्रोलिफरेट करने की। वो पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल्स जैसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे, वो नाइफ बी सेल्स है, उनकी पास अभी हाई प्रोलिफरेशन कैपेसिटी है। तो शायद ये हो सकता है कि उस म्यूटेशन के कारण, रीअरेंजमेंट ना होने के कारण, यानी कि नाइफ बी सेल्स में अपने को दिक्कत ज़्यादा है। ठीक है, अपन ने बेसिक सब देख लिया है। अब देखते हैं डायग्नोसिस। मैंने पैथोजेनेसिस बताती, बात खत्म। अब मैं बताऊंगा एक डायग्नोस्टिक व्यू। अब पेशेंट आएगा कैसे, तो अगर खुद सोचते हैं, सिर्फ दिमाग लगाना है, बोर्ड का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनना, दिमाग लगाएंगे अपन। ठीक है, हो क्या रहा है,
ठीक है, अपने को पता है कि कहाँ कहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, कौन कौन से सेल्स हैं, है ना, नाइव बी सेल, पोस्ट जर्मिनल बी सेल्स। ठीक है, अपने को ये भी पता है कि कौन कौन से म्यूटेशन है उसमें। ठीक है, तो बेसिक सी बात, एक पेशेंट आया, क्रोनिक है, यानी कि अर्ली एज में तो मिलेगा नहीं, एवरेज एज होती है 60 ईयर्स, है ना, थोड़ा सा मेल प्रीडोमिनेंस होता है, 2:1 का रेशियो रहता है, मोस्ट कॉमन वेस्टर्न वर्ल्ड्स में अपन ये केसेस देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक इमेजिन करते हैं केस 45-50 ईयर्स ओल्ड का मेल आया, है ना, जनरली CLL एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि खुद सोचो, मान लो 100 लिम्फोसाइट्स है, माना 100 लिम्फोसाइट्स है, उसमें से 30 या 50 या 60 में म्यूटेशन है, बट अभी भी बची हुई 40 अभी भी फंक्शनल है, तो मेरे जो सिम्टम्स आएंगे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इवेंट नहीं होगा उनका, वो मुझे इवेंचुअली लेटर इन लाइफ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, और जैसे न्यूप्लास्टिक सेल्स अपने को पता है वो फंक्शनल नहीं होते हैं, इसलिए अपने को जो साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे वो इन्फेक्शन से रिलेटेड मिलेंगे। और भी तो बहुत मजे आने वाले हैं। हो क्या रहा है कि अब अपन बात करें क्लिनिकल सिम्टम्स की। कोई आया, एक 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। जनरली ये सिम्टोमेटिक होता है ना, अपन ने उसका किसी एक्सीडेंटली या किसी भी कारण से अपन ने उसका ब्लड काउंट देखा, CBC देखा, उसमें अपने को एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट 5000 पर म्यू ml से भी ज़्यादा मिला। ठीक है, एक दिमाग गया कि हाँ, कुछ ना कुछ लिम्फोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन दबा के हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, लिम्फोसाइट्स का, सॉरी, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हो रहा है। अब इसके आगे कैसे चेक करें, इसके आगे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। एक और बात होती है कि जैसे अपने देखा कि BCL2 का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, जिसके कारण एंटी अपोप्टोसिस होती है। होता क्या है कि कुछ सेल्स, देख, तुम्हें पता है कि सिर्फ एक म्यूटेशन के कारण कोई भी सेल न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट नहीं होता, उसको कम से कम 10 म्यूटेशन, कम से कम एक सेट ऑफ म्यूटेशंस लगते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि हर म्यूटेटेड सेल जरूरी नहीं कि न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो। तो ये जो अपन ने बी सेल देखा था, इसमें कुछ म्यूटेशन आया, हो सकता है कुछ न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि कुछ सेल्स न्यूप्लास्टिक में ना हो, बट उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे मान लिया, देख, कई बार क्या होता है कि ऑटो इम्यून बी सेल्स बनते हैं, यानी कि वो उनके पास कैपेसिटी होती है अपने सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए, बट फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि वो सेल्स मर जाते हैं। बट अपन ने इधर देखा कि BCL2 के ओवर एक्सप्रेशन के कारण वो सेल्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि अब अपने को बेसिक ल्यूकोसाइटोसिस के साथ साथ एक और क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ऑटोइम्यून डिजीज, हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया को मैं कैसे पता चलेगा कि हीमोलाइटिक अनीमिया है? बेसिक फटीग, फेलियर, ये सब तो होता ही है। साथ साथ होगा क्या कि जब अपन पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे तो इनको क्या दिख सकता है, देख, मेरे को स्मज सेल्स में दिख सकते हैं। स्मज सेल्स क्या होता है कि जब मैं वो CLL वाले जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं स्मेयर बनाता हूँ, फूट जाते हैं, टूटे हुए सेल्स जैसे दिखेंगे। साथ ही साथ मेरे को स्फेरिकल सेल्स मिलेंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है और तोड़ दिया, तो स्फेरिकल सेल्स दिखेंगे मेरे को, है ना, जिनमें सेंट्रल पेलर नहीं है। इन 2 सेकंड का ब्रेक।